हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में आप सब लगे हुए हैं, जमकर मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 12 मार्च 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024। ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इन करंट अफेयर्स में से अगर क्वेश्चंस पूछे गए तो प्रीलिम्स में एमसीक्यू किस तरह से बनाए जा सकते हैं एंड मेंस आंसर राइटिंग में अगर इस डाटा का इस्तेमाल कहीं पे करना है तो GS1, GS2, GS3 इसमें से किस पेपर में मोस्ट प्रोबेबली आप इस डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं जिससे इफेक्टिव आंसर राइटिंग हो, आप अच्छे से अच्छे जवाब लिखकर तैयार कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फेच कर सकें। तो काफ़ी कुछ है जानने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए एंड आई कैन गारंटी यू, आई कैन इंश्योर यू दैट ये सेशन आपकी प्रिपरेशन को आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इन्हांस करेगा। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ में हमको डिस्कस करना है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसको शॉर्ट में MIRV या फिर मर्व टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है। फिर से एक बार नाम पढ़ देता हूँ, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के बारे में हमको बातचीत करनी है एंड ये एक इंपॉर्टेंट कह सकते हैं करंट अफेयर है, क्योंकि इसमें से बहुत हाई चांसेस हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ ले। ना सिर्फ यूपीएससी मगर इसके अलावा जितने भी एग्जामिनेशन इस साल में या फिर इसके अगले साल में भी होने वाले हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि उनमें से आधे से ज़्यादा एग्जामिनेशंस में MIRV टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ ना कुछ आएगा ज़रूर। तो ये इंपॉर्टेंट खबर है, इसको अपन लोग अच्छे से देखना है एंड आने वाले दिनों में इसके बारे में और भी डिटेल आर्टिकल्स छपेंगे, तब मैं और इसकी टेक्निकलिटीज़ आपके साथ में शेयर करूंगा, मगर ये न्यूज़ अपने को अच्छे से प्रिपेयर करनी है। तो समाचार ये है कि DRDO ने अग्नि 5 जो बैलिस्टिक मिसाइल है हमारी, उसको MIRV टेक्नोलॉजी के साथ में सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है और इसके लिए इन्होंने एक मिशन किया था। इस मिशन का नाम था मिशन दिव्यास्त्र। तो मिशन दिव्यास्त्र के तहत में हमारी जो अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल है वो MIRV टेक्नोलॉजी के अनुसार कंपैटिबल है या नहीं, या फिर MIRV टेक्नोलॉजी के तहत में वो काम कर सकती है या नहीं, इस पर्टिकुलर चीज़ की टेस्टिंग की गई थी और अग्नि 5 मिसाइल सक्सेसफुली जो है MIRV टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकती है। इसको मिशन दिव्यास्त्र के तहत में DRDO ने टेस्ट कर लिया। अब ये जो पूरा का पूरा सक्सेसफुल मिशन हुआ है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू है। इसकी वजह यह है कि ये जो MIRV टेक्नोलॉजी है, इसकी मदद से अब हम एक ही मिसाइल पे मल्टीपल वॉरहेड्स को लॉन्च कर सकते हैं। एक ही पर्टिकुलर मिसाइल के ऊपर कई सारे वॉरहेड्स को लगाकर हम छोड़ सकते हैं एंड ये जो मल्टीपल वॉरहेड्स हैं ये एक ही वक्त पर अलग अलग टारगेट्स पर जाकर हिट करेंगे। जैसे इसके पहले ये होता था कि अगर एक मिसाइल है तो उसके ऊपर आप एक या एक से ज़्यादा वॉरहेड्स को भी अगर माउंट करोगे और उसके बाद में उसको लॉन्च करोगे तो वो किसी एक पर्टिकुलर इलाके में जाकर हिट करेगी। तो यहाँ पर अब ये होता था कि दुश्मन जो है उसके पास में इस तरीके की मिसाइल्स को रोकने के लिए जो एंटी मिसाइल सिस्टम्स उन्होंने लगा रखे होते हैं, वो उनके जो रडार्स होते हैं वो उसको ट्रेस कर सकते हैं और उसको रोकने की कोशिश कर सकते हैं। रोकने के लिए अगर उन्होंने मिसाइल को काउंटर मिसाइल मार के अगर गिरा दिया तो फिर वो उसके टारगेट पर नहीं हिट कर पाएगी। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो तो वो है इजराइल की आयरन डोम टेक्नोलॉजी। पैलेस्टीन की तरफ से या फिर गाजा वालों की तरफ से हज़ारों की संख्या में इजराइल के ऊपर रॉकेट्स मारे जाते हैं, मगर आयरन डोम टेक्नोलॉजी उनको इंटरसेप्ट कर लेती है हवा में और हवा के हवा में उनको मार गिराती है। तो इसी तरीके की चीज़ जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनके साथ में भी की जा सकती है अगर एक पर्टिकुलर जगह पे मिसाइल को टारगेट कर मारा गया। मगर अब MIRV टेक्नोलॉजी के तहत में होगा ये कि आपने एक मिसाइल के ऊपर मल्टीपल आपके वॉरहेड्स को आपने माउंट कर दिया है और उसके बाद में उसे आपने लॉन्च कर दिया है। अब हवा में जाने के बाद ये मल्टीपल वॉरहेड्स जो हैं ये अलग अलग डायरेक्शंस में फिर निकलते हैं और अलग अलग टारगेट्स को एक ही वक्त में जाकर हिट करते हैं। अगर दुश्मन की जो आपकी एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो किसी एक या दो को इंटरसेप्ट कर भी लेगी और उनको अगर न्यूट्रलाइज भी कर देगी तो भी वो दूसरे टारगेट्स को जो है हिट करने से हमें रोक नहीं पाएगी और इस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्टिव को काफ़ी हद तक जो है सक्सेसफुली अचीव कर पाएंगे। तो ये जो है इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की खासियत है। ये जो नाम इसमें लिखा हुआ है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी, मतलब ये कि आपने एक मिसाइल लॉन्च करी, मिसाइल को आपने हवा में लॉन्च कर दिया, उसके बाद वो एक सर्टेन हाइट तक ऊपर जाती है, फिर वो एटमॉस्फेयर में री एंटर करती है। री एंटर करने के बाद में उसके ऊपर जो आपने अलग अलग अपने वॉरहेड्स को माउंट करके रखा हुआ है वो री एंट्री होने के बाद एटमॉस्फेयर में अलग अलग डायरेक्शंस में इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं और जाकर फिर उनको टारगेट करते हैं। इसीलिए इसको मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी बोला गया है और ये अपने आप में एक बहुत मेजर टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू है। बहुत सारे देशों के पास में ये टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ गिने चुने लोगों के पास
पास में या गिने चुने देशों के पास में टेक्नोलॉजी है और अब वो टेक्नोलॉजी हमारे पास में आ गई है। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, MIRV टेक्नोलॉजी मींस सिंगल मिसाइल कैन कैरी मल्टीपल वॉरहेड्स। जो बात मैंने आपको बताई कि अब एक ही मिसाइल के ऊपर अब एक से ज़्यादा वॉरहेड्स को लगाकर आप लॉन्च कर दो, सामने वाला एक जगह रुक सकता है, 2 जगह रुक सकता है, 3 जगह रुक सकता है, कितनी जगह रुक लेगा। हम मल्टीपल टारगेट्स को हिट करेंगे और इसकी मदद से होगा ये कि हमारे जो आपका जो भी टारगेट्स हमने हिट किए हैं उसमें से मैक्सिमम में हमको सफलता हासिल होगी। तो इससे ये इंश्योर होगा कि एक ही मिसाइल एक ही वक्त पर अलग अलग लोकेशंस को हिट कर रही है, एक ही मिसाइल की मदद से या एक ही मिसाइल पर डिप्लॉय किए गए मल्टीपल वॉरहेड्स एक ही टाइम पीरियड पे मल्टीपल और डिफरेंट लोकेशंस को हिट करेंगे और इससे दुश्मन जो है बुरी तरीके से नेस्तनाबूद हो सकता है, बुरी तरह से उसका नुकसान हो पाएगा। तो ये MIRV टेक्नोलॉजी की खासियत है। और क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा देशों के पास में नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया और उसके बाद में इंडिया, बस 3-4 गिने चुने देशों के पास में टेक्नोलॉजी है, उसमें उस क्लब में अब हमारा उसमें हम लोग शामिल हो गए। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पूरे के पूरे मिशन को की जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी वो एक महिला है। एक महिला ने इस पूरे के पूरे मिशन को जो है लीड किया था। उन्होंने इस पूरी टेक्नोलॉजी को किस तरह से हमारे देश के जो वॉरहेड्स हैं उसके हिसाब से आपने रिकन्फिगर करना है, आपने किस तरीके से हमारे जो वॉरहेड्स हैं उसके साथ में इसको सिंक्रोनाइज कराना है, सारी जो भी पूरा टेक्नोलॉजिकल जो भी पूरा प्रोसेस हुआ था इस पूरे प्रोजेक्ट में, इसको लीड किया है एक महिला ने। ये भी अपने आप में एक बहुत खास बात है। इसको भी आप मेंस में खास तौर पे कोट कर सकते हैं कि हमारी महिलाएं किसी से कम नहीं है। चंद्रयान के केस में भी हमने देखा था कि काफ़ी सारी महिलाओं ने उस पर चंद्रयान 3 के ऊपर काम किया था और यहाँ पर भी वही चीज़ देखने को मिल रही है। एक महिला जो है इस पूरे के पूरे मिशन दिव्यास का जो ये पूरा प्रोसीजर था MIRV टेक्नोलॉजी का, इसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर एक महिला है। तो ये अपने आप में भारतीय महिलाओं के पोटेंशियल को भी कहने वाली एक गौरव गाथा है। इसको इस तरीके से आप मेंस में कोट कर सकते हैं। एक फोटोग्राफ भी मैंने आप लोगों के लिए लगाई है ताकि इसको मैं पिक्टोरियली समझा सकूं कि ये MIRV टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। यहाँ पर देखिए, ये अपनी वो मिसाइल है जिसको अपने को लॉन्च करना है या जिसकी मदद से हम लोग दुश्मन के ऊपर हमला करना चाहते हैं। अब इस मिसाइल में कई सारे हिस्से हैं। इसमें जो नीचे की तरफ में आपको बैगनी कलर का ये पोर्शन दिख रहा है, जो यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया है, जिसके साइड में A लिखा हुआ है, इसमें प्रोमिनेंटली आपका फ्यूल है जिसकी मदद से इसको हवा में लेकर जाया जाएगा, इसको लॉन्च किया जाता है। उसके ऊपर फिर अलग अलग इसके जो स्टेजेस होंगे उसके लिए फ्यूल एंड सपोर्ट है। ये ऊपर की तरफ में जो आपको सेक्शन दिख रहा है D, ये आपके मल्टीपल वॉरहेड्स हैं। ये जो D सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये वो मल्टीपल वॉरहेड्स हैं या फिर ये वो मल्टीपल हथियार हैं जिनको आप अल्टीमेटली डिलीवर करना चाह रहे हो और उसके ऊपर ये हल्के पीले कलर की कैप लगी है। तो होता यह है कि जब आपने एक मिसाइल को लॉन्च किया है, मिसाइल पहले हवा में जाएगी, हवा में जाने के बाद में उसके जो मेन पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जैसे सबसे ऊपर आपने कैप लगा रखी है, ये कैप सबसे पहले कट के अलग होती है और उसके बाद में ये जमीन पे गिर जाती है। उसके बाद में ये आगे की तरफ में बढ़ता जाता है, धीरे धीरे इसके जो सपोर्टिंग आपका जो स्ट्रक्चर है, जो थ्रस्टर्स थे और बाकी सारी चीजें कटकर अलग हो जाती हैं। फाइनली इसका जो पीक होता है वहां पर पहुंचते पहुंचते सिर्फ आपके वॉरहेड्स जो है वो हवा में बचते हैं। अब यहां से पहले ये होता था कि सिर्फ एक पर्टिकुलर वॉरहेड आपके पास में होता था और वो एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में जाकर हिट करता था। यहाँ पे MIRV टेक्नोलॉजी के तहत में अब ये हो गया है कि जो पर्टिकुलर वॉरहेड्स आपने एक की जगह कई सारे वॉरहेड्स लगा के भेजे हैं, ये पीक पर पहुंचने के बाद में अब कई सारे हिस्सों में बटेंगे और अलग अलग डायरेक्शंस में जाएंगे। जैसे यहाँ तक पहुंचा, यहाँ पर अभी कई सारे हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक वॉरहेड जो है आपका इस तरफ निकल गया, एक वॉरहेड जो है वो इस तरफ निकल गया, एक वॉरहेड जो है इस तरफ निकल गया और इस तरह से एक ही वक्त पर आप कई सारे मल्टीपल टारगेट्स को जो है हिट कर सकते हैं। अब दुश्मन अगर एंटी मिसाइल सिस्टम लगाकर बैठा हो तो एडवांस एंटी मिसाइल सिस्टम मैक्स टू मैक्स 1 या 2 को इंटरसेप्ट कर पाएगा। आपने 5, 7, 10 मिसाइलें अगर एक साथ मार दी तो बाकी को फिर वो इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। इससे फायदा ये होगा कि आप एक ही वक्त पर इतना ज़बरदस्त हमला करोगे कि उसके चलते आपका दुश्मन जो है उसका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर आप बर्बाद कर सकते हो और अल्टीमेटली आपको एक एडवांटेज मिल जाएगा। तो इस तरीके से MIRV टेक्नोलॉजी जो है काम करती है। मोटा मोटी जो इसके बारे में जो बातें बताई गई थी द हिंदू में, वो सब मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर ली। जाहिर सी बात है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस पर भी आने वाले वक्त में और बड़े आर्टिकल्स छपने हैं, तो जैसे जैसे इसके बारे में और डिटेल में बातें आएंगी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, मगर इतना कम से कम अपने को पता होना चाहिए। अब यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं एक बार वो देख लेते हैं। सबसे पहला तो ये कि ये MIRV टेक्नोलॉजी होती क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है। तो मिसाइल से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है। एक ही इसमें होता यह है कि एक ही पर्टिकुलर मिसाइल की मदद से आप मल्टीपल वॉरहेड जो हैं वो भेजकर एक ही वक्त में उनको अलग अलग लोकेशंस पर हिट करा सकते हो। ये 3 से 4 देशों के पास में कैपेबिलिटी है, जिसमें हमारा देश अब इसमें शामिल हो गया है। एंड अग्नि 5 के साथ में हम लोगों ने इस टेस्ट को किया था। ये कुछ पर्टिकुलर बातें जो अपने को ध्यान में रखनी है। अग्नि 5 के बारे में भी 1-2 बातें ध्यान में रखनी है कि भारत की जो सबसे लॉन्गेस्ट रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल है वो अपनी अग्नि 5 है और इसकी रेंज आज की तारीख में 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है। 5000 किलोमीटर से एक्जैक्टली कितनी ज़्यादा है वो तो ऑब्वियसली बात है, किसी को नहीं पता, मगर 5000 किलोमीटर से ज़्यादा के डिस्टेंस पर ये मिसाइल हिट कर सकती है। 2012 में इसकी पहली फ्लाइट की गई थी, 2012 में इसकी पहली टेस्टिंग हुई थी और उसके बाद से इसको कई बार मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल टेक्नोलॉजीज के साथ में टेस्ट किया जा चुका है। अभी लेटेस्ट में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ में टेस्ट हुई है, आगे और फर्दर टेक्नोलॉजीज के साथ में टेस्ट करके इसको और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा बढ़िया
बढ़िया बनाया जा रहा है, इसका अपग्रेडेशन लगातार चालू है। एंड एक बात याद रखिएगा कि ये 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन का इस्तेमाल करती है, यानी कि 3 स्टेजेस में इसमें जो इसको जो फ्यूल जो मतलब दिया जाता है, जिसकी मदद से पूरा सिस्टम काम करता है, 3 स्टेजेस में वो ऑपरेट करता है। एंड वो तीनों के तीनों स्टेजेस सॉलिड फ्यूल के ऊपर चलते हैं। तो ये अग्नि 5 मिसाइल जो है 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन मिसाइल है। इसका जो इंजन है, इसका पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है वो सॉलिड फ्यूल की मदद से होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अग्नि 5 के बारे में अपने को याद रखना है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। इससे ज़्यादा फिलहाल इसमें कुछ और नहीं है। फर्दर जैसे जैसे इसमें अखबारों में और चीज़ें कवर होंगी तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, मगर अभी के लिए बस इतना है। अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ में बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो अगला समाचार है, सेंटर नोटिफाइज CAA रूल्स। मतलब ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिन रूल्स के तहत में लागू होगा, या जिन रूल्स की मदद से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत में नागरिकता दी जाएगी, उन रूल्स को या फिर उन नियमों को फाइनली उन्होंने नोटिफाई कर दिया है। एंड उनकी मदद से अल्टीमेटली अब जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है उसको अमेंड किया जाएगा। जैसा कि अब थोड़ा सा जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बता देता हूं कि देखिए होता क्या है। सेंटर के लेवल पर अगर हम लोग बातचीत करें तो पार्लियामेंट या फिर आपकी संसद एक कानून बनाती है। अब कानून बन जाने के बाद में उसको लागू कराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। लागू कराने के पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं कि जो लोग उसको लागू कराएंगे, जो अथॉरिटीज उनको लागू कराएंगी, वो उस कानून को लागू कराते हुए क्या क्या कर सकती हैं, क्या प्रोसीजर को फॉलो करेंगी, और ये सारी चीज़ें उन रूल्स में लिखी होती हैं। तो ये सारे रूल्स वगैरह बनाने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। एंड उसके बाद में फिर उन रूल्स के तहत में उस कानून को लागू किया जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अगर पार्लियामेंट ने ये कानून बनाया कि भाई अगर कोई हेलमेट पहने बिना सड़क पर चलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ चालान होगा और चालान वगैरह किया जाएगा और उसे चालान वसूला जाएगा। इस तरीके से उन्होंने कानून बना दिया। अब इस कानून को लागू करवाना है केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार में अब ये तो होगा नहीं कि मोदी जी जाकर सड़क पे खड़े हो जाएंगे और एक एक को जो है पकड़ पकड़ के हड़काएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। मैक्स टू मैक्स आपको ये लागू करवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की मदद लेना पड़ेगी, या फिर आपको आपकी जो स्टेट पुलिस है या जो नॉर्मल आपकी पुलिस है उसकी मदद लेना पड़ेगी। अब उसमें आपको फिर अल्टीमेटली डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी रैंक का आदमी जो है आपका रोक सकता है किसी व्हीकल को और उसके खिलाफ फिर कार्रवाई कर सकता है। कार्रवाई पहली बार पकड़े जाने पर कितना मतलब जो है चालान लगाया जाएगा, दूसरी बार पे क्या होगा, तीसरी बार पे क्या होगा। अब अगर रोके जाने पर कोई बदतमीजी करता है तो फिर उसके खिलाफ कितनी कार्रवाई की जा सकती है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ों को जो है डिसाइड करना पड़ता है। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बनाना पड़ते हैं। अब ये कानून में तो लिखा नहीं है। कानून में तो सिर्फ इतना लिखा था कि हेलमेट पहने बिना अगर कोई चलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, मगर रोकने पर फिर किस तरह से कौन रोकेगा और फिर रोकने के बाद में क्या क्या हो सकता है, उन सारी चीज़ों को देख समझकर उसके कानून बनाना, उसके रूल्स बनाना पड़ते हैं, जिसके तहत अल्टीमेटली वो कानून लागू होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है कि आपने 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पास किया और आपने ये बोल दिया कि भाई पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से में जो आपकी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ रहती हैं, जिसमें हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, जहाँ पर इन पर्टिकुलर देशों में इन पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ के साथ में धर्म के आधार पर भेदभाव होता था। तो इन सारे लोगों को हम लोग इस कानून के तहत में नागरिकता देंगे। अब नागरिकता देंगे, आपने बोल तो दिया, आपने कानून पास कर दिया, मगर कैसे देंगे, प्रोसीजर क्या रहेगा, कौन अल्टीमेटली डिसाइड करेगा कि किसको नागरिकता मिलनी है किसको नहीं मिलनी है, उसके लिए नियम बनाना पड़ेंगे। वो नियम 2019 के बाद से अटके पड़े थे और अल्टीमेटली अब 2024 में जाकर वो नियम बनकर तैयार हुए हैं और सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 के तहत में वो के नाम से वो नियम अब लागू हो गए। इन रूल्स के तहत में या इन रूल्स की मदद से अब इस पर्टिकुलर कानून का जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा किया जाएगा और ये जो आपकी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, इनको फिर अल्टीमेटली नागरिकता दी जाएगी। तो याद रखिएगा, कानून जो है वो चाहे सेंट्रल के लेवल पर पार्लियामेंट बनाए, चाहे स्टेट के लेवल पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाए, इंप्लीमेंट उसको वहाँ की सरकार ही करवाती है। सेंट्रल के लेवल पर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कराएगी, स्टेट के लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कराएगी। मगर इंप्लीमेंट कराने के लिए किस तरह से इंप्लीमेंटेशन होगा, स्टेट की मशीनरी और रिसोर्सेज उसमें किस तरह से लगेंगे, वो सारी चीज़ें डिसाइड करने का पावर सरकार के पास में होता है। और ब्यूरोक्रेसी बैठकर फिर उसके ब्यूरोक्रेसी कह सकते हैं, एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं, ये लोग बैठकर अल्टीमेटली फिर उसके नियम बनाते हैं और नियमों के तहत में फिर उसको लागू करवाया जाता है। वही बात इस पर्टिकुलर कानून के साथ में भी हो रही है। तो यहां पर यह बोला गया है, नियमों के तहत में या फिर इन पर्टिकुलर रूल्स के तहत में यह कहा गया है कि जितने भी आपके माइग्रेंट्स हैं, चाहे बांग्लादेश से आए हो, चाहे पाकिस्तान से आए हो, चाहे अफगानिस्तान से आए हो, इनमें से ये किसी भी कम्युनिटी के कोई भी माइग्रेंट्स वगैरह हैं, इनके पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। या तो इनके पास में उन पर्टिकुलर देशों में इनको इशू किया गया गवर्नमेंट अथॉरिटी का कोई बर्थ सर्टिफिकेट हो, या टेनेसी का कोई रिकॉर्ड हो, यानी मतलब ये कि इनका खुद का कोई मकान वगैरह था उसका कोई रिकॉर्ड हो, या फिर किसी के यहाँ अगर किराए पर रहते थे उस तरीके से कोई रिकॉर्ड हो। इनके खुद के कुछ आइडेंटिटी पेपर्स होंगे, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, 10वीं 12वीं की मार्कशीट हो गई, कुछ ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, कुछ ना कुछ आपके आइडेंटिटी पेपर्स होंगे, कुछ आपके शायद एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स वगैरह भी होंगे अगर आदमी पढ़ा लिखा है।
इनमें से कुछ भी अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास में मौजूद हैं तो फिर आप गवर्नमेंट अथॉरिटी को हम सबमिट कर दीजिए। यहाँ पर ये 3 देशों की गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने अगर इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपको दिया हो तो फिर यहाँ की आपकी जो भी कंसर्न गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं इनको आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। अब अगर लेट से आपके पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट है तो अच्छी बात है और आप सबमिट कर देंगे, फिर फर्दर उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसकी भी व्यवस्था यह है कि यहाँ पर आने के बाद में जब आप रह रहे हैं तो यहाँ पर रहते वक्त में जिस भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के किसी ना किसी संगत के साथ में आपका उठना बैठना होगा। तो लोकली जहाँ पे कहीं पे भी आप रह रहे हो, जैसे कि आप पाकिस्तान से भागकर आए और आप बंगाल में लेट से आकर सेटल हो गए, या फिर अगर आप पाकिस्तान से भागकर आए और आप लेट से राजस्थान में आकर सेटल हो गए, या फिर बांग्लादेश से भागकर आए और बंगाल में आकर सेटल हो गए। अब यहाँ पर जिस भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो लोकली उस कम्युनिटी के कोई ना कोई संगत होगी, कोई ना कोई मंदिर होगा, गुरुद्वारा होगा, चर्च होगा, वहाँ पे आपका आना जाना हो गया, सारी चीज़ें हैं। कभी कभार आप जा रहे हो शादी ब्याह के लिए, त्योहारों के लिए, कभी ना कभी तो जा रहे हो अपनी खुद की पूजा वूजा करने के लिए। तो इन पर्टिकुलर लोकली रेप्यूटेड कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन से आपको एक सर्टिफिकेट लेकर आना पड़ेगा जिसमें वो लिख कर देंगे कि आप इस पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हो, या तो हिंदू मंदिर या फिर जो भी मंदिरों से रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूशन है तो हिंदू होने का आपको देंगे, गुरुद्वारे होंगे तो सिख हैं अगर आप तो उसका सर्टिफिकेट देंगे। यही बात जैन, पारसी, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन कम्युनिटी पे लागू होती है। जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो और जहाँ कहीं पर भी आप रह रहे हो तो आसपास की कोई वहाँ की अगर लोकल आपकी कम्युनिटी का कोई इंस्टीट्यूशन है, यानी कि कोई मंदिर है, कोई गुरुद्वारा है, कोई मंदिर गुरुद्वारा, कोई चर्च है, या फिर इनके द्वारा चलाया जाने वाला कोई इंस्टीट्यूशन है, ये आपको एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लिख कर देंगे और ये इसमें बताएंगे, ये इसमें कंफर्म करेंगे कि आप या तो हिंदू या फिर सिख या फिर जैन, पारसी, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन जो भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं इससे आप एक्चुअली बिलोंग करते हैं, आप इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इनको मानते हैं, इनको अफर्म करते हैं इस तरीके से। तो ये सर्टिफिकेट आपको लिख कर दिया जाएगा। अब या तो आपके पास में इनमें से कोई डॉक्यूमेंट हो और उसके साथ में आप ये एक जो भारत में आने के बाद में ये एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, ये दोनों चीजें आप सबमिट कर दो। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास में नहीं है तो फिर कम से कम ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपको इंडिया में आने के बाद में बनवाना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है क्योंकि इसमें 31 दिसंबर 2014 तक की कट ऑफ डेट लगी हुई है, तो 2014 से अब जो आदमी 2023-24 तक भारत में रह चुका है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो जहाँ पे भी रह रहा है उसके आसपास के किसी इंस्टीट्यूशन में, ये इस तरीके के कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन में एक बार भी ना गया, वहाँ उसके साथ उस लोगों के साथ उठना बैठना या जान पहचान कुछ ना हुई हो। तो इस तरीके का एक सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा और ये आपको सबमिट करना पड़ेगा। किसको सबमिट करना है? द प्ली ऑफ सिटीजनशिप विल बी ऑनलाइन एंड एन एम्पावरमेंट एंड एन एम्पावर्ड कमिटी थ्रू अ डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी विल स्क्रूटिनाइज ऑल द एप्लीकेशंस। तो ये जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं सिटीजनशिप वगैरह के लिए आपको अपनी एप्लीकेशन करना पड़ेगी और एप्लीकेशन ऑनलाइन होगी। अब एक कमेटी बनाई गई है या फिर एक कमेटी बनाई जाएगी और ये कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कमेटी की मदद से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स या एप्लीकेशंस वगैरह को स्क्रूटिनाइज करेगी और इस को स्क्रूटिनाइज करने के बाद फाइनली फिर ये लोग डिसाइड करेंगे कि आपको नागरिकता देनी है या नहीं देनी। इस कमेटी में कौन कौन होगा? सबसे पहले तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर्स होंगे, दूसरा होगा पोस्ट मास्टर जनरल, तीसरा स्टेट के लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो भी चलता है, स्टेट का स्टेट इंफॉर्मेटिक्स सेंटर हो गया और नेशनल लेवल पर आपका नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर हो गया। दोनों में से किसी भी एक का ऑफिशियल हो सकता है या फिर दोनों के ऑफिशियल्स होंगे। इसके अलावा होम मिनिस्ट्री या फिर होम डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर होंगे। डिविजनल रेलवे मैनेजर जो है उसका भी एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर मौजूद रहेगा या डीआरएम खुद आएगा यहाँ पे, और ये सब लोग बैठकर आपकी एक एक एप्लीकेशन को जो है स्क्रूटिनाइज करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। इसके अलावा फिजिकल वेरिफिकेशन भी करवाया जाएगा आप जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर जाके। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जो है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी आपके इन सारे डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटिनाइज करने में इनकी मदद करेगी इस पर्टिकुलर कमेटी की, प्लस और फर्दर जो वेरिफिकेशन वगैरह करने हैं वो भी ये लोग करेंगे। अभी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी है इसको हेड करेगा सीनियर सुपरिटेंडेंट या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है जी, या तो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट इसको हेड करेगा या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट जो है इसको हेड करेगा, और ये लोग बैठकर आपका फाइनली फिर डिसाइड करेंगे कि आपको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, और इस तरीके से अल्टीमेटली आपको सिटीजनशिप फिर इन नियमों के तहत में दी जाएगी। तो याद रखना है क्या कहानी है। सबसे पहले तो आपके पास इनमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस भी देश से आप भाग कर आए हो उसका, और इसको फिर आपने सबमिट करना है इस पर्टिकुलर कमेटी को, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो, पोस्ट मास्टर जनरल, स्टेट या नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एंड डिपार्टमेंट ऑफ होम एंड डिविजनल रेलवे मैनेजर, इन सबके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। एप्लीकेशन आप ऑनलाइन लगाओगे और ये सब इसको बैठकर स्क्रूटिनाइज करेंगे। साथ में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी होगी जिसकी मदद से जो है सारा का सारा काम किया जाएगा, प्लस फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह भी होगा। उस कमेटी को हेड करेगा या तो सीनियर सुपरिटेंडेंट या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, एंड अल्टीमेटली फिर सारा वेरिफिकेशन होने के बाद में डिसाइड होगा कि आपको नागरिकता मिलनी है कि नहीं मिलनी। अब डजंट मैटर कि आपके पास में इन सारे सर्टिफिकेट्स में से कोई भी एक चीज है या नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो भी आपको एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा लोकली रेप्यूटेड कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन से। जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो सबके अपने अपने कुछ ना कुछ संगत या कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो आपको सर्टिफिकेट लिख कर देंगे कि फलाने से फलाना आदमी फलाने
फलाने रिलीजन को बिलोंग करता है, हम इस रिलीजन की कम्युनिटी की जो संगत है या कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन है, हम इसको सर्टिफाई कर दे रहे हैं और फलाने फलाने जगह पे हम लोग हैं, हमारा भैया कितना रेपुटेशन है, कितना इस तरीके की इज्जत है, इतने वक्त से हम लोग काम कर रहे हैं। ये दूसरी बात है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है स्टडी किया जाएगा और उसके बाद में फिर कमेटी डिसाइड करेगी। ये सब कुछ कर चुकने के बाद में भी आपका कोई ऐसा राइट नहीं है कि आपको नागरिकता मिली जाएगी, मगर ये सब कुछ स्टडी करने के बाद में अगर सारी चीज़ों को सही पाया जाता है, कमेटी को लगता है कि हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब आपको नागरिकता जरूर दी जाएगी। तो ये जो है नियम कानून है और इनके तहत में नागरिकता वगैरह प्रोवाइड की जा रही है। तो ये पूरा आपका प्रोसीजर है, इसमें से क्वेश्चंस वगैरह बनने की चांसेस हैं। तो अपने को याद रखना है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में नागरिकता के लिए फाइनली एक नियम कानून बना दिए गए हैं 2024 की, और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत में ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट इस पर्टिकुलर कमेटी के द्वारा किया जाने वाला स्क्रूटिनी, और इसमें इनकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हेल्प करने के लिए बनाई गई ये कमेटी, ये सब लोग मिलकर अल्टीमेटली डिसाइड करेंगे। एंड फाइनली अगर सब कुछ ठीक पाया जाता है तो फिर ये जो एम्पावर्ड कमेटी है जिसमें सारे के सारे लोग आते हैं, ये आपको नागरिकता देंगे और फाइनली आपको भारत का नागरिक, जो भी आपके मतलब मेरा कहने का मतलब जो भी भाग कर आए हुए रेफ्यूजीज हैं, रिलीजियसली परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं, उनको अल्टीमेटली फिर इस तरीके से भारत की नागरिकता दी जाएगी। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, देखते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। तो अगला समाचार यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने तेलंगाना, आंध्र और कर्नाटक की लगभग 1000 महिलाओं को ड्रोन्स जो हैं वो हैंड ओवर किए हैं। ठीक है जी। एंड ये ड्रोन्स इनको दिए गए हैं नमो ड्रोन दीदी स्कीम के तहत में। ये स्कीम का जिक्र जो हमारा इंटरिम बजट आया था फरवरी के महीने में, उसमें भी किया गया था। तो उस स्कीम के तहत में, जिसका नाम ये है नमो ड्रोन दीदी स्कीम, इस नमो ड्रोन दीदी स्कीम के तहत में प्राइम मिनिस्टर ने 1000 ड्रोन इन 3 हमारे जो राज्य हैं उनकी वुमेन्स को, उनकी महिलाओं को हैंड ओवर किए हैं। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल एग्रीकल्चरल पर्पजेस के लिए किया जाएगा। जब इनको हैंड ओवर कर दिया गया था, ये पूरा का पूरा जब ये इवेंट हो गया, इन सारी महिलाओं को एग्रीकल्चरल पर्पजेस के लिए ये ड्रोन जब दे दिए गए, उसके बाद में इनको सर्टिफिकेट्स भी बांटे गए थे, जिन सर्टिफिकेट्स को मिल जाने के चलते अब ये लीगली जो है इन ड्रोन्स को फ्लाई कर सकती हैं। इनको इसके पहले कुछ ट्रेनिंग भी दी गई है ताकि ये ड्रोन्स वगैरह को उड़ा सकें, एंड अल्टीमेटली अभी ड्रोन पायलट के सर्टिफिकेट्स मिलने के बाद में कानूनी तौर पर एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए ड्रोन्स को रूरल एरिया में फ्लाई कर सकती हैं। अब ये जो पूरे की पूरी न्यूज़ है, इसमें अपने लिए जो काम की चीज़ है वो है सिर्फ नमो ड्रोन दीदी स्कीम। ये नमो ड्रोन दीदी स्कीम क्या है, इसको हम लोगों को डिस्कस करना है, तो वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। मगर क्यों डिस्कस करना है उसका कंटेक्स्ट समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया था कि ये पूरे के पूरे जो ड्रोन्स का वितरण किया गया। तो नमो ड्रोन दीदी स्कीम क्या है, देखते हैं सर। Under the Namo Drone Didi scheme, 15,000 women-led self-help groups will receive agricultural drones to assist in crucial tasks such as crop monitoring, fertilizer spraying and seed sowing। मतलब ये कि इस स्कीम के तहत में, जिसका नाम नमो ड्रोन दीदी स्कीम है, लगभग 15,000 के करीब ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जिनको महिलाओं के द्वारा चलाया जाता है। हिंदी में इसको अपन लोग कहते हैं स्व सहायता समूह। तो महिलाओं के द्वारा चलाए जा रहे ऐसे लगभग 15,000 स्व सहायता समूह के तहत में महिलाओं को जो है आपका ये एग्रीकल्चरल ड्रोन्स बांटे जाएंगे, या फिर ऐसे ड्रोन्स बांटे जाएंगे जिनका इस्तेमाल एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए किया जा सकता है। इनमें क्या क्या काम हो सकते हैं एग्रीकल्चरल पर्पसेस के? सबसे पहले तो क्रॉप मॉनिटरिंग आप इसकी मदद से बहुत अच्छे से कर सकते हो। ड्रोन उड़ाकर आपको एक तो एरियल व्यू मिल जाएगा, तो इसकी मदद से पूरे के पूरे खेत को आप एक जगह पे खड़े होकर अच्छे से मॉनिटर कर सकते हो। कहीं पे अगर कोई दिक्कत आ रही है तो फिर आप उसके लिए जल्दी एक्शन ले सकते हो, पहली चीज। दूसरा जो ज्यादा रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट है कि फर्टिलाइजर स्प्रेइंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्रोन की मदद से फर्टिलाइजर्स को स्प्रे करवा के टाइम और एनर्जी बचाई जा सकती है और जल्दी इस काम को खत्म किया जा सकता है। जल्दी और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से कम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर किया जा सकता है। और तीसरा, जब फसलें लगाने की बारी आती है, जब बुआई का टाइम आता है, तो सीड सोइंग जो है उसमें भी काफी टाइम लगता है। एक तो यह है कि आप खुद अपने हाथ से एक एक जो है वो सीड लगाओगे, दूसरा उसके फिर आपके डिवाइसेज या इक्विपमेंट्स आते हैं उसकी मदद से लगाओगे। अब क्योंकि भारत में छोटे और मझौले किसान बहुत बड़ी संख्या में हैं, उनके पास कई किसानों की ऐसी स्थिति नहीं होती कि वो इस तरीके के सीड सोइंग डिवाइसेस खरीद सकें या किराए पर भी ले सकें। तो ऐसी कंडीशन में ये जो ड्रोन्स हैं वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे और सीड सोइंग जल्दी कर सकते हैं, कम जो है खर्चा करके की जा सकती है और इफेक्टिवली बिना सीड्स को बर्बाद किए जो है सीड सोइंग अच्छे से की जा सकती है। द इनिशिएटिव नॉट ओनली प्रोवाइड्स वुमेन विद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बट ऑल्सो इनहेंसेस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी थ्रू द इंटीग्रेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो ऑब्वियस सी बात है, अब इस तरीके के सारे कामों को करने के लिए अगर आपने
अपने गांव में महिलाओं को ट्रेन कर दिया ड्रोन की मदद से, एक तो इससे फायदा ये होगा कि महिलाएं जो है उनके पास में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी आ गई है। अब भारत में शायद ही कोई ऐसा गांव हो जहाँ पे खेती ना होती, और खेती होती है तो फिर ये सारी चीज़ें भी करवानी पड़ेंगी, क्रॉप मॉनिटरिंग होगी, फर्टिलाइजर स्प्रेइंग होगी, सीड सोइंग होगी। इन सारे कामों को अगर ड्रोन की मदद से करवाया जा सकता है तो इसके लिए जो ट्रेडिशनल आपको टाइम, एफर्ट और एनर्जी लगाना पड़ती है और जो पैसा लगाना पड़ता है उससे कम पैसा लगेगा। और क्योंकि महिलाओं को इसके लिए ट्रेन किया गया है तो महिलाएं इसकी मदद से काफ़ी सारा पैसा कमा सकती हैं, उनके पास में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। दूसरा फायदा यह है कि इस पूरी की पूरी प्रक्रिया से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी अच्छी खासी बढ़ जाएगी। एक तो आपकी सीड सोइंग में जो बीज है उनको जो कई बार बर्बादी हो जाती है उससे बच सकते हैं। फर्टिलाइजर स्प्रेइंग में जो बिना मतलब की बर्बादी होती है जब आप खड़े होकर ग्राउंड पे फर्टिलाइजर स्प्रे करते हो उससे बचा जा सकता है, प्लस आपके स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर है। तीसरी चीज, क्रॉप मॉनिटरिंग जो है वो इफेक्टिवली कर पा रहे हो, उसके लिए आपको टाइम और एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, तो वो काम आप कहीं और लगा सकते हो, कुछ और प्रोडक्टिव वर्क कर सकते हो। इस तरीके से होगा ये कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, खेती किसानी का भी जो काम है वो लाभ का धंधा बनने में हमारी मदद होगी, जो किसानों की इनकम को डबल करने के लिए लगे हुए हैं हम लोग, वो चीज़ अच्छे से हो सकती है। और गाँव में महिलाओं के पास में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आएंगी, तो दोनों फायदे हैं। महिलाओं को आपका एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, रोजगार के मौके भी मिल रहे हैं, इससे उनका एम्पावरमेंट भी हो रहा है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है क्योंकि हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करवा रहे हैं इस पूरी की पूरी स्कीम के तहत में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फायदा है। बेनिफिट्स क्या क्या हैं, तो वही जो अभी तक हमने डिस्कस किया। एक तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, एक अच्छे वेल ट्रेन ड्रोन पायलट के तौर पर आप एडिशनल इनकम कमा सकते हो फार्मर्स को सर्विसेज वगैरह देकर। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप में से काफ़ी लोग जिन्होंने गांव में खेती किसानी होते हुए देखी होगी, जब फसल खड़ी हो जाती है, कटने के लिए तैयार होती है, तो थ्रेशर्स को चलाने वाले ड्राइवर्स पंजाब से खास तौर पे जो सिख ड्राइवर्स होते हैं वो काफ़ी बड़ी मात्रा में आते हैं जो थ्रेशर ड्राइव कर सकते हैं। अब वो फिर आपका थ्रेशर चला के पूरी फसल जो है जल्दी जल्दी काट कर, खड़ी फसल जो है वो काट कर खत्म कर देते हैं, बदले में आपको उनको कुछ पैसा वगैरह देना पड़ता है, तो ये उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है। उसी तरीके से यहाँ पर ड्रोन पायलट्स के तौर पे महिलाएं एग्रीकल्चरल सर्विसेज देकर किसानों को यहाँ से अपनी एडिशनल इनकम कमा सकती हैं। एक तो ये हो गया, और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया में जो क्रॉप मॉनिटरिंग, फर्टिलाइजर स्प्रेइंग, सीड सोइंग होगी, इससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, इससे आपको कम इनपुट देने के बाद भी ज़्यादा पैदावार मिलेगी। तीसरा और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम यह है कि कई गांव आज की तारीख में ऐसे हैं जो या तो बहुत रिमोट इलाकों में हैं, तो वहाँ तक अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं हो पाया, या फिर कई बार बारिश के वक्त में या बर्फ़ अगर हो जाती है तो इसके चलते वो गाँव आपकी मेन स्ट्रीम जो सड़कें हैं उनसे कट जाते हैं, तो वहाँ तक फिर आपको चीज़ें सप्लाई करने में दिक्कत आती है। मगर अब ड्रोन्स वगैरह के आ जाने के बाद में और गाँव में ही अगर आपके पास में इस तरीके के कुशल ड्रोन पायलट्स अगर मौजूद हैं तो इनकी हेल्प लेकर एसेंशियल आइटम्स की डिलीवरी भी आसानी से करवाई जा सकती है। एसेंशियल आइटम्स जो है उनको भी टाइम से, ऐसे वक्त में जब गांव तक आप नॉर्मल जो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं उसके तहत नहीं पहुंच सकते, या गांव इनएसेसिबल हो जाता है सर्दी में या बारिश में, बाढ़ वगैरह के चलते, तो ऐसी कंडीशन में भी एसेंशियल आइटम्स जो हैं उनको डिलीवर किया जा सकता है। जैसे दूध हो गया, ग्रोसरीज वगैरह हो गई, कहीं पर अगर कोई अर्जेंटली आपको मेडिसिन सप्लाई करनी है, कोई मेडिकल सैंपल्स अगर आपको लेकर जाने हैं कहीं पर, इसके अलावा कुछ एसेंशियल सर्विसेज वगैरह हो गई, गुड्स वगैरह हो गए रूरल एरिया में उनको भेजना है, तो इन सब चीज़ों के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये ड्रोन पायलट यहाँ पर भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो ये भी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है जिसके तहत में गांव दूर होते हुए भी, रिमोट एरिया में होते हुए भी एक तरीके से एरियल कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगे, ड्रोन कनेक्टिविटी के तहत में जुड़ जाएंगे, और मैक्सिमम चीज़ें जिसकी आपको एकदम से आकस्मिक ज़रूरत पड़ती है वो सारी की सारी वहाँ पर पहुँचाई जा सकेंगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। प्लस इस पूरी की पूरी स्कीम के तहत में भारत सरकार की कोशिश ये है कि गाँव में कम से कम 3 करोड़ के करीब ऐसी महिलाएं खड़ी की जाएं जो इस पूरी की पूरी स्कीम से कम 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमा लें। तो इसके लिए इन्होंने इनको नाम दिया है लखपति दीदीज। भारत सरकार का ऑब्जेक्टिव यह है कि लगभग 3 करोड़ के करीब इस तरीके की लखपति दीदीज जो है वो हमको बनाकर खड़ी करनी है। इस पूरी स्कीम के तहत में इतना एम्प्लॉयमेंट बनाना है कि कम से कम 3 करोड़ ऐसी महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में तैयार हो जाएं जिनके पास में कम 1 लाख रुपए तक की जो है आमदनी इस पूरी की पूरी चीज़ से हो जाए। तो ये बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ही कही थी स्कीम के वक्त, ये पूरा का पूरा जो इवेंट हुआ था इसमें, कि उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया था, ही एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस इन द सक्सेस स्टोरीज ऑफ वुमेन एंड रीइटरेटेड द गवर्नमेंट्स एम्बिशियस गोल ऑफ क्रिएटिंग 3 करोड़ लखपति दीदीज, दैट इज वुमेन अर्निंग लैक्स ऑफ रुपीज। तो पूरी कोशिश भारत सरकार की यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरीके की कम से कम इस स्कीम से 3 करोड़ महिलाएं खड़ी हों जो 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपए से ज्यादा साल का कमाती हों। The goal was also mentioned by the Union Minister for Finance Nirmala Sitharaman during the presentation of interim budget 2024-25 in the Parliament, where she announced an increase in the target from 2 crore to 3 करोड़। तो पहले ऑब्जेक्टिव यह था कि इस तरीके की कम से कम 2 करोड़ महिलाएं खड़ी करनी थी। बाद में सरकार ने अपना कुछ असेसमेंट किया होगा और अल्टीमेटली जो 2024-25 का भी इंटरिम बजट आया है, इसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा था कि हमारा कोशिश यह है कि 2 करोड़ नहीं, कम से कम 3 करोड़ ऐसी ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं हमको खड़ी करनी है बनाकर इस लखपति दीदीज की कैटेगरी में, ये ड्रोन दीदी स्कीम के तहत में, जो साल में कम से कम 1 लाख रुपया उससे ज़्यादा कमाती हूँ। तो ये पूरा का पूरा जो है टारगेट इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत में अचीव करने की कोशिश की जा रही है। एक इंपॉर्टेंट बात और है कि यहाँ पर जो ये एग्रीकल्चरल ड्रोन्स बांटे गए हैं इन महिलाओं को, ये सारे के सारे ड्रोन मेड इन इंडिया हैं, ये सारे के सारे ड्रोन भारत में बनाए गए हैं।
इसमें से मैक्सिमम ड्रोन्स जो भी बांटे गए हैं इनको मैन्युफैक्चर किया गया है गरुड़ा एरोस्पेस नाम की एक स्टार्टअप के द्वारा, जो चेन्नई में ऑपरेट करते हैं। और ये भारत की ही जो आपकी टेक्नोलॉजी है, भारत में जो ये आपका पूरा का पूरा ड्रोन सेक्टर डेवलप हो रहा है, जो भी काफ़ी इनिशियल स्टेजेस में है, उसको एक तरीके से कह सकते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनसे ड्रोन लेकर बांटना दो बातें बताता है। एक तो भारत सरकार का अपने यहाँ के जो यंग एंटरप्रेनर्स हैं उनके ऊपर एक आप कह सकते हैं कि विश्वास। दूसरी चीज़ यह है कि इससे ये कहीं ना कहीं आपके होम ग्रोन ड्रोन सेक्टर जो है या होम ग्रोन जो आपकी ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसको ना सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा भी दे रहे हैं, ताकि और भी लोग इसमें आकर जुड़ें। उनको जब समझ में आएगा कि ये काफ़ी फायदे का सौदा है, इसमें लाभ का ये काफ़ी ज़्यादा लाभ आपको प्रोवाइड कर सकता है, तो फिर वो भी इसमें आकर जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं इसमें इसकी मदद से फिर ये सेक्टर भी जो है काफ़ी ज़्यादा तरक्की करेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी बातें हैं जिसके चलते ये स्कीम काफ़ी आप कह सकते हैं गेम चेंजर साबित हो सकती है। हाल फिलहाल अभी तो ये इनिशियल स्टेजेस में है, धीरे धीरे इसका इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमको समझ में आएगा अल्टीमेटली कि इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। बट आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि बहुत प्रॉमिसिंग स्कीम है, इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होने की संभावना हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो अपने को ध्यान रखना है, नमो ड्रोन दीदी स्कीम क्या करता है। नमो ड्रोन दीदी स्कीम के तहत में हम जो महिला स्वयं सहायता समूह है, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, लगभग 15,000 के करीब इस तरीके के वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनको हम लोग एग्रीकल्चरल, उनकी मदद से हम लोग उनकी जो महिला सदस्य हैं उनको एग्रीकल्चरल ड्रोन्स बांट रहे हैं। साथ ही साथ ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, ड्रोन पायलट बना रहे हैं उनको, ताकि वो इसकी मदद से एक तो उनके लिए एग्रीकल्चरल उनके लिए एक तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जनरेट हो सके रूरल एरियाज में, और दूसरा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में इंटीग्रेट कर बढ़ाया जा सके, उसको इन्हांस किया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया में ये सारी की सारी चीज़ें करवाई जा रही हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और एसेंशियल आइटम्स वगैरह की डिलीवरी हो पाए। ऐसे वक्त में जब किसी वजह के, किसी अपरिहार्य कारण से, किसी ऐसे अनअवॉइडेबल रीजन के चलते अगर गाँव इनएसेसिबल हो जाता है, वो एरिया कट जाता है, वहाँ तक अगर रिमोट एरिया है, लोकेशन है, तो भी वहाँ पर आपकी जो भी नेसेसरी एसेंशियल्स हैं उनकी डिलीवरी वगैरह करवाई जा सके, उसमें कोई दिक्कत ना है। और इस स्कीम के तहत में लगभग 3 करोड़ के करीब ऐसी महिलाएं खड़ी करने की कोशिश की जा रही है जो साल में 1 लाख या उससे ज़्यादा कमाती हों। सरकार का कॉन्फिडेंस इसमें ऐसा समझ में आता है कि पहले 2 करोड़ का ऑब्जेक्टिव था, मगर इस साल उसको इंटरिम बजट में बढ़ाकर 3 करोड़ ऐसी महिलाएं खड़ा करने का प्लान बनाया गया। जाहिर सी बात है, रूरल एरिया में इस तरीके की 3 करोड़ महिलाएं खड़ी होंगी जो साल भर में 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा कमाती हैं, तो उससे एक तो वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ेगा, दूसरा महिलाओं का अपना खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। महिला की अगर तरक्की होगी तो महिला के पूरे घर की तरक्की होगी, उसके बच्चों का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, स्कूल वगैरह जाएंगे और सारी चीज़ें, तो पूरी की पूरी फैमिली या पूरी की पूरी सोसाइटी के ऊपर प्रोमिनेंटली रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा इसका पॉजिटिव इंपैक्ट हमको देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये इस पर्टिकुलर स्कीम के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हमको ध्यान में रखना है। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडे सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 13 मार्च 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आपके दूसरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या नोन वंस जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे भी इसे शेयर करें। इस वेंचर का जितना हो सके उतना बेनिफिट उठाएं एंड अपनी प्रिपरेशन को इन्हांस करते जाएं, सफलता और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाएं। इसी नोट पे आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द सेशन। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।